उत्तर प्रदेश में 3 बड़े राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर आएगा 8 तारीख को। इम्तिहान आज संपन्न हो गया। रामपुर, मैनपुरी और खतौली में मतदान संपन्न हो गया। अब इस इम्तिहान का नतीजा 8 को आएगा। मैनपुरी में तय ये होगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद क्या उनके परिवार को इस इलाके का वही सम्मान और स्नेह हासिल है जो मुलायम सिंह जी को था। क्या मुलायम सिंह जी की स्मृति में, उनकी श्रद्धांजलि में मैनपुरी के मतदाताओं ने डिंपल यादव को अब तक की सपा की ओर से सबसे बड़ी जीत से जिताया 8 तारीख को? ये कसौटी पर होगा। मैनपुरी में कसौटी ये नहीं है कि जीतेगा कौन। स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी और उसमें यादव मुलायम सिंह जी का परिवार उस इलाके में एक विशिष्ट स्थिति रखता है। तो वहां यह महत्वपूर्ण है कि विजय, अगर विजय होती है तो विजय का अंतर कितना है, यह तय हो जाएगा। रामपुर सदर में तय ये हो जाएगा कि लोकसभा हार चुके आजम खान के शिष्य अब विधानसभा बाई इलेक्शन जीत पाएंगे या वो भी हारेंगे। और अगर आसिम राजा विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन भी हारे लोकसभा बाई इलेक्शन की तरह, तो तय मानिए रामपुर की सियासी किताब में आजम खान का पन्ना मोड़ दिया जाएगा। 42-45 साल से जो रामपुर की सबसे बड़ी सियासी हैसियत के व्यक्ति कहे जाते रहे, उन आजम खान की सियासत का पन्ना रामपुर की सियासी किताब में मोड़ दिया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लगातार 6 महीने के भीतर हारने, इतनी जल्दी हारने के भीतर फिर आजम खान के पास कोई तर्क नहीं बचेगा। और तीसरा जवाब आएगा खतौली से। क्या मुजफ्फरनगर दंगों का जो एपिडेमिक सेंटर था, जहां से वो दंगा जिस कारण से जहां से उपजा, वो कवाल गांव था, तो क्या उस इलाके के लोगों ने जब सैनी को जिताया और उसके बाद फिर सैनी पर हेट स्पीच का एक मामला चला और जिसके चलते आजम खान की तरह उनकी भी सदस्यता गई, अब वो सैनी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो वहां निर्णय ये हो जाएगा कि कबाल कांड जो हुआ, क्या वो उस इलाके के लोगों के मन में, मस्तिष्क में अभी भी वैसा ही है जैसा विधानसभा चुनाव के समय था। इसका निर्णय वहां हो जाएगा। तो 3 बड़े सवाल और 3 बड़े जवाब 8 तारीख को मिल जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि आज वोट जितना नहीं पड़ा उससे ज्यादा बवाल दिखा। मैनपुरी से, रामपुर से, खतौली से अपेक्षाकृत कम, लेकिन खतौली से भी शिकायतें इतनी हुई। समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मैनपुरी दोनों जगह लगातार सुबह से ही ये एक रुख ले लिया कि भाई प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है मतदाताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी पर आक्षेप लगाया। दोनों दलों के जने कितने राउंड प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचे अपनी अपनी शिकायतें लेके, और सैकड़ों की संख्या में पत्र भेजे गए शिकायत के, और मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में ट्वीट किए गए। तो जितना वोट नहीं उससे ज्यादा बवाल भी दिखा।
तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वास्तव में जैसा राजनीतिक दलों ने कहा वैसी ही स्थिति थी जमीन पर, या ये एक होता है ना माहौल बनाने की कोशिश, वो स्थिति है? क्योंकि राजनीतिक दल बड़े होशियार भी होते हैं। वो जनादेश इधर बाला आए तो क्या स्टैंड लेना है, और उधर बाला आ जाए तो क्या स्टैंड लेना है, दोनों की तैयारी जनादेश आने से पहले कर लेते हैं। क्या ये उसकी पेशबंदी है 8 तारीख की? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है भाजपा की तरफ से? क्या यह आरोप 8 तारीख के जनादेश के लिए अभी से की गई पेशबंदी है? एक सवाल ये भी है। अगर ऐसा नहीं है, पेशबंदी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि सरकार और प्रशासन चुनाव की प्रक्रिया में क्या अपनी अधिकार और सीमा का अतिक्रमण कर रहा था? ये भी फिर सवाल उठेगा। और अगर ये राजनीतिक पेशबंदी है तो ठीक है, फिर तो राजनीतिक जगत में इस ढंग के आरोप लगते ही रहते हैं। कल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था, तो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर खुले आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे मतदाताओं के वोट कटवा दिए, उन्होंने हमारे मतदाताओं के वोट कटवा दिए। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई दूसरा कोई नहीं कटवाता वोट, ये सब काम चुनाव आयोग करता है। तो जाके शांति हुई, वरना 1-2-3 घंटे कीर्तन चला। तो राजनीतिक दल अगर वैसा संकीर्तन कर रहे हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके पीछे कुछ और मोटिव है तो उसको डिकोड करना होगा, उसको समझना होगा। तो जितने वोट नहीं उतना बवाल। मैनपुरी, रामपुर, खतौली, अखिलेश जी को घर बचाना है और आजम खान साहब को, एक तो लोकसभा बाई इलेक्शन में 75% गढ़ तो चले गया, 25% जो बचा है उसको बचाना है। एक नारा लगता था, आपने भी इसमें सुना होगा फिर पैकेज में, कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और ये नारा लिखा था बुक्कल नवाब ने, अब वो शायद भाजपा में है। बड़ा प्रचलित नारा हुआ, प्रसिद्ध नारा हुआ। मुलायम सिंह जी की हर सभा में ये नारा गूंजता था। अब मुलायम सिंह जी नहीं है, उनकी स्मृतियों की छाया में ये चुनाव है, और इसमें अखिलेश यादव को ये सिद्ध करना होगा कि उनका जलवा कितना और कहां तक कायम है। रामपुर, मैनपुरी और खतौली, अगर एक एक लाइन में कहना हो कि भाई ये तीनों के रिजल्ट 8 तारीख को क्या साबित करेंगे, क्या खतौली साबित करेगा, क्या मैनपुरी, क्या रामपुर, तो क्या कहेंगे हम लोग? भाजपा का मसला केवल दांव पर लगा है खतौली में। ठीक, विक्रम सैनी की सीट रिटेन होती है कि नहीं, उनकी पत्नी राजकुमारी लड़ रही, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा 2 जगह दांव पर लगी है, घर में और गढ़ में, मैनपुरी में और रामपुर में। इसीलिए खतौली की चर्चा ज्यादा नहीं हो रही। आप देखिए, उसको मान लिया गया है कि वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट टाइप का है, ये टेस्ट मैच जैसा इनका करंट है। बोले जयंत है अपना देख समझ लेंगे, और साथ में रविंद्र पटेल को भी बुला लेंगे, ये लोग मिलके कर लेंगे। बाकी कहीं चर्चा नहीं। आप देख लो, टीवी पे, ना अखबार में, ना जनता में, ना राजनेताओं में, वो मान रहे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है ना, वहां कवाल का भी बवाल है तो कुछ हो जाएगा। ठीक। लेकिन चर्चा है मैनपुरी की। मैं बता रहा हूं, गुजरात और हिमाचल से ज्यादा प्रतीक्षा लोगों को मैनपुरी की है देश में। जो लोग कभी मैनपुरी आए नहीं, वो भी हमको पूछते हैं कि मैनपुरी में क्या हो सकता है। इसका मतलब मैनपुरी में कुछ तो करंट है। तो 2 जगह आपके सबसे बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक जगह अखिलेश जी की, और दूसरे जो मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे आजम खान साहब, उनकी प्रतिष्ठा। मेहंदी साहब,
इम्तिहान बड़ा है, इम्तिहान कड़ा है, बड़ा कठिन है डगर पनघट की। जो आदमी, जो बच्चा सियासत की ABCD भी जानता है ना, उससे पूछो कि जब नेता ऐसा बोले कि सरकार चुनाव लड़ी और फलाना हुआ और ढकाना हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है? वो कहेगा इसका मतलब है कि ये पेशबंदी कर रहे हैं 8 तारीख की। किसी बच्चे से पूछ लो। ठीक से सुन, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो भाई। दूसरी बात, मेहदी साहब ने कहा कि हमने ऐसा नहीं देखा। ये बात इनके भी काम आएगी, रविंद्र पटेल के भी आगे, क्योंकि ये भी कहेंगे हमने भी ऐसा नहीं देखा। तो मैं बता दूं कि कैसा नहीं देखा। अभी हो सकता है रविंद्र पटेल की तो उम्र ही कम है। 96 में मुलायम सिंह जब चुनाव लड़े मैनपुरी से, तो मुलायम सिंह के सगे बड़े भाई और रामगोपाल के सगे बड़े भाई दोनों घर के बाहर खटिया बैठे थे। पुलिस आई, उनको पकड़ के हथकड़ी लगा के ले गई चुनाव में, मतदान से पहले। कैसा नहीं देखा था? कैसा नहीं देखा था? और ये हम नहीं कह रहे, ये रामगोपाल यादव कह रहे हैं। और वो कह रहे आज कम से कम इतनी व्यवस्था तो ठीक है, और मैं बधाई दूंगा प्रशासन को कि कम से कम इतना तो ठीक चल रहा है। हमने तो ऐसा भी देखा, रामगोपाल जी आज कह रहे थे। अब बताओ, वो तो वही है। अब क्या करोगे भैया? ये तो या तो पहले बात कर लेते कि शिवपाल की बात चलेगी कि रामगोपाल जी की चलेगी। वही घल्लू घारा हो रहा है। अभी जयंत चौधरी को जेल में भेज दे, डाल दी, पुलिस ले जाती, तो रविंद्र पटेल यहां क्या कह रहे होते? अभी शिवपाल जी को जेल में डाल दिया होता वहां के कप्तान ने, मैनपुरी के। रामगोपाल जी को, यादव को जेल में डाल दिया, तो आप ऐसे ठंडे बैठे होते और कहते नहीं देखिए बड़े नेताओं को तो पकड़ती रहती है, उसकी चिंता हमको नहीं। ऐसा तो नहीं बोलते ना। तब तो आप स्टूडियो में अग्नि प्रज्वलित कर देते, आग लगा देते, कहते हे राम, आकाश नीचे आ गया, पाताल ऊपर चला गया, नेता को पकड़ लिया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो गिरफ्तारियां हुई थी वो छोटे लोगों की नहीं थी। एक मुलायम सिंह जी के सगे बड़े भाई थे, एक रामगोपाल जी के सगे बड़े भाई थे भैया। अब उनकी गिरफ्तारी और ननकू गिरफ्तारी बराबर मान लोगे? अब ऐसा भी नहीं करो। कार्यकर्ताओं का सम्मान आप कर रहे हो, इससे मुझे बड़ा आत्मिक संतोष हुआ। लेकिन फिर भी नेता तो नेता ही होता है। खतौली में दांव पर कसौटी इस बात की नहीं कि विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी या मदन भैया भी खतौली में नोन चेहरा नहीं। जितना हम मदन भैया को जानते उतने खतौली वाले जानते। उनका कारोबार तो लोनी में है, जो भी कारोबार है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्या कारोबार है, लेकिन जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम वो लोनी में। वहाँ कवाल का इशू है जो मेरी सामान्य समझ कहती है। राजकुमारी वहाँ कवाल की प्रधान भी थी, है ना, और दंगा वहाँ एक बड़ा कारण है। उस पर भी मैं वहाँ के नतीजे को, दंगे की परिस्थितियों पर भी एक रेफरेंडम मानूंगा 8 तारीख को। नतीजा चाहे जयंत के पक्ष में आए और चाहे इनके भाजपा वालों के पक्ष में आए। मुझे वहां से यह भी समझना होगा कि दंगे की स्मृतियां अब कहां कैसी हैं, एक बड़ा प्रश्न है। मैं आपको अभी आश्वस्त कर दे रहा हूं सर, धुंधली पड़ गई हैं। ठीक है, ठीक भैया। एक बात बताएं, जब वोट होता है रविंदर, तो सरदार से पूछिए जाके 84 धूमिल हो गया। आपको हमको लगता है वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में होता है, आप समझ लीजिए। आप पूछिए क्या 89 में जो गोली चली थी अयोध्या में, क्या उसकी स्मृतियां धूमिल है? हाँ, हो गई होंगी। मेरे ख्याल से आप जैसे लोग तो उस वक्त बच्चे होंगे क्या। लेकिन जब निर्णय करना होता है, जब निर्णय करना होता है वोट का, तो आदमी को कोठारी बंधु याद आ जाते हैं। मैं आपने 3 उदाहरण मैंने दे दिए ताकि आपको जीवन भर ये बात दिमाग में रहे। हम लोगों ने विभाजन नहीं देखा, हमारे सामने तो ट्रेनें आई नहीं कट कट के। लेकिन कोई भी राय हम बनाते हैं तो विभाजन की स्मृतियां मेरे दिमाग के एक हिस्से में रहती हैं। मैं तो झूठ बात नहीं बोलता, सच्ची बात बोलता हूं ना। हमको पाकिस्तान के बारे में कोई भी राय हम बनाएंगे तो मेरे दिमाग में रहेगा ना। जी बिल्कुल। विभाजन हुए तो 75 साल हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में रहेगा कि वही मुल्क है जहां से लाशें आई थी ट्रेन में भर के। रामपुर की क्या स्थिति है? आजम साहब ने कहा दहशतगर्दी, बर्बरता, तबाही, और तो कई शब्द उन्होंने बोले उर्दू के। अभी एक चुनाव की रैली में आजम भाई ने कहा था, आजम खान साहब ने, कि जनता से कि अरे बेशर्मो, अरे बेहयाओ, अरे बेमुरब्बतो, पिछली बार धोखा दिया तुमने हमको। तो उसके बाद भी लोग नहीं निकले।
मेहंदी साहब, इसी सवाल, इसी बात को, इसी भाव को मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, पार्टी छोड़ दीजिए। जनता इस बात का भी ख्याल रखती भैया किसके टेलीफोन से काम होगा, राशन कार्ड बनेगा, किसके टेलीफोन से एडमिशन होगा स्कूल में, किसके टेलीफोन से सड़क बनेगी। देखो भाई, आजम साहब की तो लीला न्यारी है। ठीक, लोहिया के समय वो नहीं थे ना, लोहिया जी भी राजनीति से संन्यास ले लिए होते आजम साहब का अगर एक तकरीर सुन लिए होते। कसम के नरेंद्र देव और लोहिया दोबारा राजनीति में नहीं आप कोई रैली करते अगर आजम खान साहब को सुन लिए होते। पता नहीं मेहंदी साहब कितना सुने हैं आजम साहब। एक अरे सुन लो भैया, हम ऐसी चीज बताएंगे जो नहीं सुना होगा, और सुना हो तो बता देना, मैं माफी मांग लूंगा। आप क्या ऐसा समझ लिए कि गूगल का मामला है जो छप चुका वो बताऊंगा? ना ना ना, जितना बोलता हूं उसमें बहुत कुछ छपा नहीं होता। पहले एक अखिल भारतीय मुशायरा हुआ रामपुर में, आजम साहब का जलजला था, वही सरकार थे, वो उसके सदर हुए। तो सदर के नाते ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, उनको भाषण देना हुआ। आप पता नहीं किस संदर्भ में वो कहां चले गए, सुन लो भैया, समाजवाद की रस्सी लेके वो कहां चले गए, खूंटा तोड़ के। उन्होंने कहा कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, मैं उनसे कहता हूं मेरे पास आओ, मेरे पास उसका भी माजूम है। लो भैया, ये समाजवाद है? कौन सा वाद है ये? कौन सा वाद है ये? क्या है? कुछ तो कहीं तो मर्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? ये मसला इतना सरल नहीं है, इसलिए बेडौलत से आपने उनके फाटा तंग। भाई कुल मिला के समाजवादी पार्टी ने खतौली में तो समाजवादी पार्टी का सीधा स्टेक नहीं है, इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी को ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप निपटो सोचो। लेकिन रामपुर और मैनपुरी में कम से कम 5000 ट्वीट किए होंगे शिकायत के, और कम से कम 100-150 फैक्स, 3-4 राउंड प्रतिनिधिमंडल, चुनाव आयोग। और आजम साहब को आपने सुन ही लिया, उन्होंने पूरी डिक्शनरी खोल के रख दी, दहशत और क्या क्या। अब आरोप ये है कि चुनाव भाजपा नहीं सरकार लड़ रही थी। ओपी सिंह जी, ये 8 तारीख की पेशबंदी है या आप इतने कमजोर विकेट पर खड़े थे कि आपको लगा कि नहीं सरकार को भी बीच में आना चाहिए और दरोगा जी को भी बीच में आना चाहिए, मैं लट। एक प्रश्न खड़ा होता है कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव पर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया 20-20 + 40, और 4 पंजे 20, 5 है कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की, विधानसभा की मिला के मैनपुरी लोकसभा में, तो 2 लाख तो कट ही गया आपके पुराने फार्मूले के अनुसार। तब चुनाव क्या लड़ोगे आप बताओ? जब 2 लाख आपका कट ही गया तो 10 लाख वोट तो है पड़ेगा नहीं। इस झांव झांव का तो कोई अंत नहीं, ये तो अनंत काल तक चल सकती है। तो इससे कोई जनता को भला बुरा नहीं। एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, सब कह रहे हमारी कमीज बिल्कुल उजली है, और मेरी कमजोरी ये कि मैं सबका जानता हूं। चिट्ठा मायावती नहीं तो जिला पंचायत सारे अध्यक्ष बसपा के बन गए, मुलायम सिंह जी रहे उनके पार्टी के बन गए, अखिलेश जी रहे उनकी पार्टी के अध्यक्ष हो गए, भाजपा आई भाजपा के हो गए। ठीक, क्या ये इसी प्रदेश में नहीं चमत्कार देखा? तब सब लोग गंगा जल हाथ में लिए तुलसी का पत्ता लिए घूम रहे हो, करे ना 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 ना, हम तो हरिश्चंद्र के बाद हम दुबे जी क्या करें? आप मुझे बता दो, एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम से, मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता कि इंदिरा जी जब चुनाव हारी मेहंदी साहब, तो यशपाल कपूर और नारायण दत्त तिवारी ने क्या हालत कर दी वहां मौजूद कलेक्टर की कि तुम घोषित करो जीत गए। क्या तब से ये घोड़ा गई है, जगलरी चल रही है, और कोई सरकार ऐसी नहीं। अब सब चीजें मैं यहां बोल नहीं सकता जो चुनाव से पहले अपनी फील्डिंग न सजाती हो। कोई सरकार है क्या जो कहे कि है? मैं बता दो, मैं उसको उदाहरण दे के बता दूंगा कि झूठ बोल रहे हैं आप। हर सरकार अपनी फील्डिंग खुद सजाती है, मनमाफिक अधिकारी बैठाए जाते हैं। किस लिए बैठाए जाते हैं? सत्यनारायण कथा के लिए?
सत्यनारायण कथा के लिए बैठालते हैं क्या? इसलिए भाई साहब ऐसा नहीं कहो, ये तो भारत का भारत हमेशा से देखता है। और उत्तर प्रदेश तो जिसका कोई इंत ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चरण सिंह जी का इलाका था, मान लो, ठीक, बागपत और मुजफ्फरनगर जो था, छपरौली, सब पूरा इलाका, वहां दशकों तक ये स्थिति रही कि दलित वोट नहीं डाल पाता था क्या। और जिसमें ये चेतना आई कि डाल दें हम वोट, वो साल 2 साल फिर काम करने लायक नहीं रहा, खेती का भी क्या, हाथी पैर काम नहीं किए। तो एक को देख के 10 का ही हौसला वैसे टूट जाता था। आज क्या ऐसा संभव हम करें? कोई जिले इलाही हो, कोई बाहुबली हो, कोई महाप्रभु हो, कोई माई का लाल वोट डालने से किसी को रोक सकता है गांव की गांव को? क्या आपने कहीं ऐसा देखा? आज के दौर में जब हर जगह मीडिया उपलब्ध है, भाई देखो मैं कह रहा हूं, ये जितना जो कुछ बोलना है गला साफ कर लो आज ही। 8 तारीख को ये गली मत भागना, क्योंकि मैं भागने नहीं दूंगा, मैं गली बंद कर दूंगा। एक मिनट रविंद्र ने, मैं गली बंद करके ही चर्चा शुरू करूंगा। 4:55 पर सारी गलियां बंद कर दूंगा, तब 5 बजे डिबेट शुरू करूंगा 8 तारीख को। 8 तारीख को ये नहीं चलेगा, आज ही सारी अपनी अपनी बातें कह लो, चाहे गला सूज जाए, सबको आजादी है क्या। नंगाई बताओ चाहे कपड़ा पहने ओढ़े बताओ, लेकिन 8 को फिर जनादेश को सिर झुकाना होगा। जो हारेगा उसको मानना होगा, हां जी हम कमजोर थे, जनता ने हमको पसंद नहीं किया। 8 तारीख को ये दाएं बाएं गाल मत बजाना कोई, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो, ये जान लीजिए। उस दिन नहीं कि ऐसा हुआ, वो दरोगा ने ये कहा और एसडीएम ने ये कहा और सीओ सिटी ने हमको समोसा ठंडा खिला दिया इसलिए हम हार गए, ये सब मत करिएगा भाई, सॉरी ना। मैं वही बात सबसे कह रहा हूं कि अभी जितना जो कुछ बोलना है बोल लो भैया। और एक मिनट और रुकिए। और एक बात मेरी समझ में आती है, उसका खंडन हो सकता है ऊपरी मतलब दिल से नहीं, क्योंकि दिल में तो सच्चाई पता होती है, दिमाग से, कि मेरा मानना है जो नेता अपने इलाके में वोट नहीं डलवा सकता है, उसको नेतागिरी छोड़ के तुरंत कोई दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, जिसकी इतनी हैसियत नहीं बचे कि उसके इलाके में वोट पड़ जाए, उसको तुरंत दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए कि नहीं। एक बात तो यह है कि जिनको ये लगता चुनाव हुआ ही नहीं, जिनको आज ये बोलना था, वो कोई हो, उनका नाम कोई, मेरी उनके लिए सलाह थी आपको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं साहस जुटा पाए? कल शाम तक भाषण दे रहे थे, अरे गद्दारों, अरे कमजरफों, अरे बेहयाओं, मंच से ऐसा बोलोगे वोट कौन देगा? गाली खा को वोट देता है, ये समझ नहीं है। इसको दोष दो, उसको दोष दो। जयंत चौधरी पगड़ी रखते नहीं घूमते सब जगह, चाचा ताऊ नहीं करें तो वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा, जबकि वो तो चरण सिंह के वंश के। आप सोचोगे मंच से गाली गलौज करके वोट ले लेंगे और वोट नहीं मिलेगा तो कह देंगे भाजपा वालों ने हरवा दिया। अरे भाई साहब, गाली खा के वोट लेने की परंपरा तो विश्व में कहीं नहीं, माफ करिए। और जिनको ऐसी गलतफहमी है उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए तत्काल। जिस बड़े नेताओं में जब ये स्थिति आ जाए कि वो इतने सामर्थ्य विहीन हो जाएं, क्या, कि अपने इलाके में वोट न डलवा पाए कथित तौर पर, ठीक है, तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये संन्यास का संकेत है कि अब ये संन्यास काल आ गया, संन्यास ले लीजिए तुरंत। नहीं, अगर वोट ही नहीं डलवा पा रहे, मेहंदी नहीं डलवा पाए समझ में आता है, रविंद्र पटेल नहीं डलवा पाए समझ में आता है। जो बड़े लोग हैं वटवृक्ष, वो कहें कि हमारे लोगों को तो वोट ही नहीं डालने दिया, सिपाही ने बहुत मारा है, और दरोगा आ गया उसने पटक पटक के मारा, फिर बोले तुम क्या किए? बोले हम छुप गए पेड़ के पीछे। नहीं, उनको राजनीति नहीं छोड़ देनी चाहिए। जो आदमी बड़ा नेता अपने आप वोट सुरक्षित नहीं डलवा पाए, उसको संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, क्यों राजनीति में रहे? जब शेर बूढ़ा हो गया तो आराम से बैठे, बाल बच्चे जो ले आए उसको खाए और सोए। जब राजनीति में चली नहीं रही आपकी तो क्या करेंगे? एक बात कहूं, इसके मेहंदी की बात गलत है, ठीक,
कि कितना भी बहादुर हो, ही मैन हो, मोगाम्बो हो, अब दरोगा जी आ जाते हैं, वो लाठी दिखाते हैं तो दिल में डर डर लगता है। रुक जाओ भाई रविंद्र, अभी नहीं, ठीक। और हम पुलिस से भी डरते हैं, मुकदमे से भी डरते हैं। नाम नहीं लूंगा, इनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग हार गए, मेहंदी साहब की लुटिया डूब गई उनकी। गाजीपुर में अफजाल कैसे जीते? सरकार तो ओपी सिंह की थी, जीते ना। एक हर सरकार में इतनी सरकारें बदल गई, मेरे ख्याल से 7 बार एमएलए 8 बार रह लिए रघुराज प्रताप सिंह। क्या टीएन शेषन भी केजे राव को वहां कैंप करा दिए थे कुंडा में। राजा रघुराज प्रताप ने कभी ये रोना नहीं रोया कि दरोगा जी ने हमको डंडा दिखाया हो, हमको मारा हो, अम्मा, ऐसा तो कभी नहीं किया। मम्मी अब हम कल से राजनीति नहीं करेंगे, हमको बचाओ। उन्हें ठीक है बेटा घर में बैठो, ऐसे तो नहीं किया। वोट डलवाना जान है, अपने मतदाता को उतना संरक्षण देते हैं कि वोट डलवा लें। इसलिए मैंने एक निवेदन किया कि जो लोग वोट नहीं डलवा सकते उनको कुछ दूसरा काम करना चाहिए। देश में तमाम तरह के काम है, और आजकल तो स्टार्टअप का भी जमाना है। कोई स्टार्टअप शुरू कर लीजिए, दूसरा ऑर्गेनिक खेती का काम कर लीजिए। जरूरी राजनीति करोगे? वोट नहीं डलवा पा रहे, बताइए। जो बाप अपने बच्चे को मेला में सुरक्षित नहीं रख पाए, वो मेला दिखाने क्यों ले जाता है? फिर दारा सिंह बनोगे सब लोग कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे किसकी बजा दोगे? जब दरोगा से डर रहे हो तो किसकी ईंट से बजा दोगे? ओपी सिंह जी, यही सिद्धांत मैं सबके लिए लागू करता हूं। जो राजनेता अपने समर्थकों की सुरक्षा, रक्षा और उनमें वो साहस नहीं पैदा कर पाए, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मेरा व्यवहारिक अनुभव, बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, अपना क्रिया प्रतिक्रिया आरोप लगाते रहते हैं। मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि जब से शेषन के समय से जो प्रक्रिया शुरू हुई, टीएन शेषन साहब के समय से, मैंने नसीब जैदी के समय में भी आयोग देखा और शेषन के समय में भी देखा, ठीक। जब से आयोग ने आमूलचूल परिवर्तन हुआ और ये हुआ कि बूथों में की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में आई, तभी से पूरा माजरा बदल गया, नजारा बदल गया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री गए बुलेट से पान खाते हुए, वो तो जानते नहीं आंध्र प्रदेश का आदमी है, सर पर साफा बांधे, क्या उसने कहा 200 मीटर दूर, और नहीं हटे तो फिर आप जानते हो क्या होगा। अब वो मेहंदी साहब का निकले आदमी, रविंद्र पटेल का निकले, जो ओपी सिंह का निकले। पहले तो दरोगा जी होते थे, उनको ट्रांसफर भी आप ही ने किया, पोस्टिंग भी आप ही ने दी, तो वो तुरंत एक पान आपके लिए और सिगरेट बनवा के रखते थे पहले से। बोले भैया 200 मीटर ने अंदर घुस जाओ सीधे, है, और बैलेटवा लूट लो, गड्डी लाके हम दे रहे हैं, लगाओ मोहर, पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अब आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना का आदमी तो जानता नहीं बकेबर में, किसनी में वो क्या जाने कि जो प्यारे लाल आए हैं ये कौन है, यशुपाल जी के आदमी है कि रघुराज के आदमी है। मैं एक बात कहूं सबसे, ये चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, टोपियां बदलती रहेंगी, कभी कोई लगा लो, कभी कोई लगा लो। जिस विधि से हम जीत कर आते हैं उस विधि को कलंकित मत करिए। जिस विधि से अखिलेश जी जीते, योगी आदित्यनाथ जीते, ब्रजेश पाठक जीते, ऐसे सब लोग जीते, जयंत जी की पार्टी के लोग जीते, उस विधि को आप कलंकित कर देंगे। ये ठीक रास्ता नहीं। क्या हम लोगों ने चुनाव नहीं देखा कैसा होता था चुनाव? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं उनके विवेचन में नहीं पढ़ना चाहता क्या क्या होता था। और रविंद्र पटेल जैसे अपने नौजवान मित्रों को बताऊं, भारत का कोई चुनाव ऐसा नहीं होता था जिसमें जनादेश मानव के रक्त से नहाए बिना निकलता हो। मैंने देखा, तड़ गोली चली, जीप पे लोग आए, 10-12 खेत हो गए। क्या पुलिस भी आपकी, मारने वाला भी आपका, गरीब आदमी की कुछ नहीं। मैं देखा, आंखों से देखा, वो बता रहा हूं।
बकसिया लेके लोग भाग गए, पेड़ के नीचे बैठ के ठप्पा मार रहे हैं, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं। क्या वैसा चुनाव चाहते हो? नहीं, मैं साथ नहीं। भाजपा जी चाहे उम्र भर शासन करे, मेरी सेहत पे क्या फर्क? कांग्रेस करे तो मेरी सेहत पे क्या फर्क, और सपा करे तो क्या फर्क? लेकिन वो चुनाव नहीं होना चाहिए दोबारा। लोकतंत्र बंधक था। चुनाव के नाम पर क्या होता था? आप चाहते हो ला इंसानी रक्त से नहा के वोट निकले, और मेरी बात अगर गलत तो निकले तो बताइएगा कि आप झूठ बोल दिए। इस देश का दलित, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई इलाका हो, इस देश का दलित और वंचित दशकों तक वोट डालने से पहले कांपता था। ये सच्चाई थी। मैं जातियों का नाम लेके और विवाद नहीं खड़ा करूंगा किस कारण से कौन वोट नहीं डाल पाता था। जहां चरण सिंह जैसा बड़ा नेता जहां से चुनाव लड़ता हो, वहां भी दलित वोट नहीं डाल पाता था। छोटी बात है क्या? और क्या होता था? बोले वोट डालोगे मार जीवता, और पता लगा कि हिंसा शुरू। आज तो कोई नहीं ऐसा माइकल लाल कर सकता, और कर देगा तो 2 मिनट में पूरे विश्व भर में उसका सचित्र वर्णन हो जाएगा। और वो नहीं है घासलेटी टाइम। मेहंदी साहब, एक मुलायम सिंह जी का जो हाँ इलाका है, उसी इलाके के पास में मान लो, वही इलाका बड़ा, वो उसी में आ जाएंगे। एक नेता थे, मुलायम सिंह जी से पहले की बात है, जब मुलायम सिंह जी मेरे ख्याल से बिल्कुल नौजवान होंगे, तब वो बड़े नेता थे। उनके भट्टे चलते थे। क्या? विरोध करने वाले को जीवित अवस्था में भट्टे में डाल देते थे। कभी टेलीफोन करेगा तो नाम बता दूंगा। मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में पटेल साहब। ये स्थिति थी राजनीति की। वैसा चाहते हो क्या? ना भाई साहब ना, आप जिंदगी भर सत्ता में ना आओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं चल सकता ना। हम उस दृश्य के भी पक्ष में नहीं कि कोई कृष्णानंद राय हो जाए। नहीं जी, लोग बताते भैया ऐसा लगा जाने कितनी दिवाली एक साथ आ गई, हजारों राउंड फायर, दे झमाझम, दे डकाडक। क्या? ना जी, ऐसे लोकतंत्र चलेगा? प्रशासन का हस्तक्षेप होना चाहिए। सुरक्षित मतदान होना पहली शर्त है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। हिंसा से, रक्त से नहाया मतदान, जनादेश इस देश में शर्म का काला टीका लगा देगा। हम क्यों चाहते हैं ऐसा? और जो भी लोग ये कहते हैं कि ईवीएम से कराओ, उन पर एक उंगली उठती है। कम से कम वो लोग तो जरूर उठाएंगे जिन्होंने नहीं बैलेट से कराओ, जिन्होंने बैलेट से चुनाव होते देखा है। और एक बात ध्यान रखिए, जिस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हो, बंशीलाल, ओम मेहता, संजय गांधी चुनाव हार गए, उनसे ज्यादा कड़क तो प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। ना इमरजेंसी से ज्यादा कोई सख्ती कर पाया। चुनाव हार गए ना। अच्छे अच्छे भूतपूर्व हो गए ना। अजय अपने को अजय मानने वाली मानती है कि हम चुनाव जीतने की फैक्ट्री हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ हारी, मध्य प्रदेश हारी, राजस्थान हारी, पंजाब हारी, दिल्ली हारी, नहीं हारी। तब मध्य बंगाल हारी, 200 सीट का दावा कर रहे थे, हारे कि नहीं हारे? अगर इनके पास वही मंत्र था कि टिंग टुंग टुंग किया फू और जिन्न पैदा हो गया, उसने वोट डाल दिए, तो फिर वहां क्यों नहीं डलवा लिए? जहां 200 को दावा करके आए थे कि 200 सीट जीतेंगे बंगाल में, वहां तो ममता बनर्जी ने पैक करके वापस भेज दिया। तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत ले रहे? आंध्रा में क्यों नहीं जीत रहे जगन रेड्डी से? इसलिए ये सब कह के लांछित मत करिए पूरी व्यवस्था को। पार्टियां आएंगी जाएंगी, व्यवस्था चलने दीजिए प्रभु। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, दूसरे लोग नेतृत्व करेंगे देश का। गांधी नहीं तो देश नहीं चल रहा क्या? नेहरू नहीं रहे तो देश नहीं चला, वाजपेयी जी नहीं रहे तो देश नहीं चला। आगे चलेगा, लेकिन देश को इस रास्ते पर लाके मत खड़ा करिए कि जनादेश पर ही शक पैदा कर दो यार। इसलिए मैं सबसे कहूंगा 8 तारीख को जो भी जनादेश आए उसको ईमानदारी से स्वीकारिएगा
और जो हारे वो ये कहे कि हां हम जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। ये मत कहिएगा कि दरोगा जी के कारण हार गए। कितनी हास्यास्पद बात है, कोई मजाक है यार। और मदन भैया वोट ना डलवा पाए, अरे गजब कर दिया। तो मदन भैया का अपमान है ऐसा बोलने वाले जो लोग बोले। अगर शिवपाल जी वोट ना डलवा पाए, जो ऐसा कह रहे हैं वो शिवपाल जी को नहीं जानते, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। किसी बात बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? किसी की सरकार रहे, उस परिक्षेत्र में शिवपाल बाबू वोट ना डलवा पाए, मैं नहीं मान सकता। और जो बात शैलेंद्र जी ने बताई उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा, अच्छी जानकारी उन्होंने दी। जसवंत नगर नंबर 1, जीत हार जो भी हो, इसका एक मैसेज है मेहंदी साहब। ये मैसेज आपकी पार्टी के चुनाव बाद के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। अभी बहुत इशारों में कह रहा हूं, आप हमारे मित्र हो, समझदार हो, आप जानते हो करहेल को नंबर 1 होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बड़ी बात है। और चाचा ने यही खेला कर दिया। ये खेला आपके पक्ष में भी हो सकता है, भगवान तो नहीं, वो तो जनता बताएगी। लेकिन ये इतिहास में दर्ज रहेगा कि जब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे महाभारत की, तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका था? बोले जसवंत नगर का। समझ रहे भैया रविंदर जी, ये सियासत है, बड़ी विचित्र होती बाबू। 8 तारीख बीतने दो, 8 तारीख की संध्या कोई ले झमाझम। और मैं तो कहूंगा मेहंदी साहब से गुस्सा थूको, मैनपुरी बधाई दो ओपी सिंह को। जहां आप अनडिस्प्यूटेड लीडर हो जसवंत नगर, वहां कोई नहीं जो कहे मूर्ख कि हम हैं तो निवास शिवपाल ही हैं। पार्टी कोई हो, सपा से ना हो, तब भी शिवपाल ही है नेता। करहेल जसवंत नगर आप खूब वोटिंग हुई, ठीक। भोगांव में और मैनपुरी सदर में आपके पास कुछ था ही नहीं, तो वोट क्यों पड़ा? नहीं पड़ा। अगर तो मान लीजिए कि आपका आदमी था ही नहीं, जो नहीं निकला, जो निकला सो बीजेपी वाले निकले होंगे। आप वहां हारे हो ना अभी हाल में ही चुनाव, और तब हारे हो जब मुलायम सिंह जी थे। हारे हो ना, रामनरेश अग्निहोत्री जीते ना सदर से, और जयवीर जीते वहां से, भोगांव से। नहीं, जयवीर मैनपुरी सदर से और रामनरेश वहां से, भोगांव से। तो इतना अच्छा मतदान हो रहा है भाई, बताओ। अब मैनपुरी की जनता पर आक्षेप ठीक नहीं, सबको बधाई दीजिए। और जो बात राम गोपाल जी ने कही, मुझे फिर वही ज्यादा ठीक लग रही है कि हमारी आंखों ने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे, हम तो जिला प्रशासन को बधाई देंगे कि उसने ठीक चुनाव कराया। इस चाचा ने कहा है, दूसरे वाले चाचा ने आपके, अब 2 हैं, शिवपाल चाचा और राम गोपाल चाचा। उनकी बात भी गलत कैसे मान लूं? प्रोफेसर हैं वो भी। तो ये सब चीज मुझे, अगर ये बात जो शैलेंद्र जी ने कही वो आंकड़े सही हैं, तो मैं मेहंदी साहब से कहूंगा गुस्सा थूक दो, बढ़िया चाय पियो शो के बाद, और ऑल माइटी को धन्यवाद दो, पराशक्ति को, कि बढ़िया चुनाव करा दिया। अब जीत हार आपकी किस्मत, ये आपको पता लगेगा। अगर मैं ये सुनता, मेहंदी साहब सुन लीजिए, आखिरी टिप्पणी है, अगर मैं ये सुनता शैलेंद्र दुबे ये बताते कि भाई साहब जसवंत नगर में 5% वोट पड़ा, तो मैं ओपी सिंह की पार्टी पर सवाल उठा देता। अगर मैं सुनता, हालांकि उस पर पूरा नहीं उठाता क्योंकि मुझे चाचा की राजनीति भी समझनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं सुनता करहेल में 20% वोट पड़ा, तो मैं सीधे तौर पर दोषी सिद्ध कर देता प्रशासन को कि करहेल में कोई राजनीति नहीं हो सकती, होनी चाहिए। वहां अखिलेश जी हैं, वहां अच्छा वोट पड़ा है, फिर काय को। और मान लो ऐसा भी इतना भी मत बोलो कि जीत जाओ बाद में, तो समेटना मुश्किल हो जाए पुराने बयानों को। धन्यवाद।